हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। ये वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सॉल्यूशन चैप्टर का फॉर्मूला शीट। तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, और उसका ही फॉर्मूला शीट हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर 2 और क्लास 12। तो क्लास 12 का केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, उसका फॉर्मूला शीट देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिटेल फॉर्मूला शीट और केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला शीट डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो में सॉल्यूशन का देखेंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला शीट है तो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ फॉर्मूलाज जो है जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्विक रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा एक पूरा ये वीडियो में। तो अच्छे से ये देख लेना। इसके बाद सॉलिड स्टेट का फॉर्मूला शीट का वीडियो चैनल में आएगा, और उसके बाद इस सभी का ये जो सभी चैप्टर है क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो तब तक के लिए चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और चाहो तो दूसरा भी वीडियो देख सकते हो जो रेगुलर स्टडीज में तुम्हारा हेल्प करेगा। परसेंटेज बाय मास, पहला जो फॉर्मूला होता है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जहां पर परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज जिसको बोला जाता है W बाई W। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का जो वेट है और सॉल्यूशन का जो वेट है इंटू 100। अब ये परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम ऐसे भी बोल सकते हो, या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हो। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इंटू 100। तो तुम्हारे पास अगर ये सब है तो तुम यहाँ से वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो, या तुम मास परसेंटेज निकाल सकते हो। अब नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन देखो, नॉर्मलिटी जो है ये तुम्हारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए नॉर्मलिटी इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मलिटी जानने के लिए इक्विवेलेंट वेट जानना बहुत जरूरी है, या ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। और उसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो चैनल में जाओ और जल्दी से वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको W लिखा गया है, E इंटू V मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर जो यूनिट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गया तुम्हारा क्या, नॉर्मलिटी। अब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है मोलरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू V। अब V क्या है, यहाँ पर लीटर में दिया गया है। अब इसको ही अगर तुम ऐसा लिख दो W बाई M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, तो ये V जो होगा वो ml में हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ml में दिया गया है तो तुम ऊपर 1000 ले लोगे, तो ये तब भी मोलारिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। और मोलारिटी को क्योंकि कैपिटल M से डिनोट किया जाता है तो यहाँ पर M2 लिखा जाएगा, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको M2 से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, या M डैश ऐसे लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन जिसको स्मॉल m बोला जाता है, ये होता है W2 बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। और ये W1 जो होता है ये सॉल्वेंट का वेट होता है। यहाँ पर देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो अगर किलोग्राम में दिया गया है तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, 1000 को नहीं लोगे। तो ऐसे तुम मोलालिटी निकाल सकते हो और मोलारिटी भी निकाल सकते हो। मोलालिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये चारों का डिटेल वीडियो और उसका न्यूमेरिकल भी मेरे चैनल पे है। तो यहाँ पर मैं कोई भी उसका डिटेल वीडियो और इन सभी के बीच में जो रिलेशन है ये सब डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो वीडियो में मैंने प्रीवियसली बोल रखा है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो चाहो तो। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैंने बोला ही था, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N मतलब मोल नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक चीज मैंने बोला था, क्लियर कर लेना, जिसके नीचे भी 1 लिखा है गया है उसका मतलब है सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा है, और जिसके नीचे भी सफिक्स में 2 लिखा गया है उसका मतलब क्या है, इसको सॉल्यूट समझ सकते हो। तो ऐसे 1 मतलब सॉल्वेंट और 2 मतलब सॉल्यूट। जैसे कि यहाँ पर N मतलब मोल नंबर है, तो 1 लिखा है तो मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, N2 लिखा है मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट हो गया। किसी भी जगह पे W1 लिखा गया है तो W मतलब वेट ऑफ 1 मतलब सॉल्वेंट।
W2 लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा हो गया। तो ऐसे करके तुम इजीली, M2 लिखा गया है, M मतलब मोलर मास, 2 मतलब सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M1 लिखा गया है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे करके आप इजीली निकाल सकते हो। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और यहाँ पर x1 प्लस x2 अगर ऐड कर दोगे ये 1 आ जाता है, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा। और ये मोलारिटी मोल फ्रैक्शन के बीच में, जैसे कि मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी मोल फ्रैक्शन के बीच में भी रिलेशन होता है। ये सभी मैंने मेरा डिटेल वीडियो में वो डिस्कस करके रखा है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, तो डिटेल में मैंने उसमें डिस्कस कर रखा है। तो जाके वो वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसका न्यूमेरिकल का भी सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखा है। अब ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये कैसे निकालोगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P प्रेशर इक्वल टू x1 P1 नॉट। इसका ऊपर में ऐसे 0 लिखा हुआ है, इसको नॉट बोला जाता है, और ये इंडिकेट करता है प्योर स्टेट को। तो यहाँ पर P और P1 आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ द सॉल्यूशन। P का जो होता है वो सॉल्यूशन का होता है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो P1 नॉट होता है, और x1 जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो ऐसे करोगे तो आपको इजीली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलाटाइल कंपोनेंट्स A एंड B। ऊपर वाला जो है ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए है, तो इसलिए सॉल्यूशन में मैंने वेपर प्रेशर ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा कि नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट नहीं है, वोलाटाइल कंपोनेंट है A और B, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल नेचर में है यहाँ पर, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इक्वल टू PA प्लस PB। P और PB क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B इन वेपर above द सॉल्यूशन एट द एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। और PA नॉट PB नॉट मतलब प्योर A और प्योर B में कितना वेपर प्रेशर यहाँ पर होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B, और XA और XB मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। तो इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि किसी का भी अगर प्रेशर निकालना हो तो उसका जो प्योर स्टेट का प्रेशर है और उसका जो रेस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन है उसको अगर इनटू कर देंगे तो आपका इजीली ये आपका जो नॉर्मल जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो आपका निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन का प्रेशर अगर वोलाटाइल कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है तो यहाँ पर PA प्लस PB मतलब दो कंपोनेंट का ही मोल फ्रैक्शन और दोनों का ही प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो दोनों का ही निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आगे भी बोला हूं, यहाँ पर भी बोल दे रहा हूं, XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो अगर तुम्हारे पास XA है तो उससे तुम XB निकाल सकते हो, या XB है तो XA निकाल सकते हो इजीली। अब यहाँ पर हम लोग चले आते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में 4 है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, नॉन वोलाटाइल है मतलब इवेपोरेट नहीं करेगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब आयनिक डिसोसिएशन नहीं होगा। तब जाके उसका फॉर्मूला क्या होगा रिलेटिव लोअरिंग का, P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू X2। X2 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका मतलब मैंने पहले ही समझा रखा है N2 बाई N1 प्लस N2। अभी N2 को तुम W2 बाई M2 भी लिख सकते हो, और N1 को W1 बाई M1 मतलब वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर सभी लिखा गया है, M1 M2 क्या है, W1 W2 क्या है। मैंने बोला है W मतलब वेट है, 1 मतलब सॉल्वेंट का, 2 मतलब सॉल्यूट का, M मतलब मोलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है, 1 मतलब सॉल्वेंट का, 2 मतलब सॉल्यूट का, N1 N2 रेस्पेक्टिवली मोल नंबर्स है यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। और यहाँ पर P नॉट जो है ये प्योर स्टेट में प्रेशर है, वेपर प्रेशर, और P मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, तो मतलब सॉल्यूट मिक्स करने के बाद जो है प्रेशर है, तो इक्वल टू X2। ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा। आप ऐसे भी, आपके पास मोल नंबर है तो इससे भी निकाल सकते हो, आपके पास अगर मोल नंबर नहीं है तो इससे भी W2 M2 W1 M1 ऐसे भी निकाल सकते हो, तो इजीली ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट M2 फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझने का बात है, ये जो P नॉट माइनस P है इसको सिर्फ बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको सिर्फ बोला जाता है लोअरिंग ऑफ VP। VP मतलब वेपर प्रेशर। तो आपके पास अगर
पी नॉट और पी है तो आपको अगर लोअरिंग निकालने को बोला है सिर्फ उसको माइनस कर देने पर ही निकल जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग मतलब ये डिवाइडेड बाई पी नॉट करना पड़ता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट M2 मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से निकालना पड़ेगा। ये जो M2 तुम देख रहे हो इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, M2 इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी इंटू W2 इंटू M1 और W1 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करोगे क्योंकि यहाँ पर जो ये पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट x2 लिखा हुआ है और N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 लिखा हुआ है, इसको एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली क्या पकड़ लिया जाता है, N1 प्लस N2 पकड़ोगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या अप्रोक्सीमेटली पकड़ा जाता है, N1 प्लस N2 इक्वल टू N1, क्योंकि N2 का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आ जाता है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला से कर सकते हो पर उससे बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलमोस्ट आंसर सेम ही आएगा अगर नीचे वाला ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल टू x2 इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला है N2 बाई N1 प्लस N2। अब सिर्फ चेंज हुआ है यहाँ पर N2 बाई N1 प्लस N2 को सिर्फ N1 पकड़ लिया गया है क्योंकि N2 का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ से तुम इजीली M2 को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ऊपर वाला फॉर्मूला से निकालोगे तो बहुत एक्यूरेट आएगा, नीचे वाला फॉर्मूला से निकालोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पर उतना डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे वाला फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से ही M2 को लेफ्ट साइड में ले जाके और ये पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट को राइट साइड में ले जाके ऐसे फॉर्मूला को डिराइव कर दिया गया। तो दूसरा कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो है 2 नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट। मतलब यहाँ पर भी कंडीशन सेम है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई इलेक्ट्रोलाइट जो होता है या सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होगा नेचर में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा और नॉन वोलेटाइल होगा, जैसे कि ऊपर में है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया गया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब क्या फॉर्मूला होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो TB इक्वल टू डेल TB इक्वल टू KB इंटू M। यहाँ पर M स्मॉल m का मतलब मोलालिटी। मोलालिटी का डिटेल वीडियो मैंने डाल रखा है मेरे चैनल पे, ऊपर में मैंने फॉर्मूला भी बोल दिया है। तो मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। KB मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको तुम बोल सकते हो इव्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इव्यूलियोस्कोपिक इसका दूसरा नाम है, इव्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार इसको कैलकुलेट करने को बोला जाता है। और डेल्टा TB मतलब क्या, डेल्टा TB मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB मतलब क्या, यहाँ पर नीचे लिखा गया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये डेल्टा TB का मतलब क्या है, यहाँ पर TB डैश माइनस TB नॉट। मतलब TB डैश मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और TB नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो अच्छे से याद रखना कि डेल्टा TB का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना, इसको ही डेल्टा TB बोला जाता है या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो। तो यहां पर अगर तुम ये डेल्टा TB देखो, सेम ही चीज है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। मोलालिटी को अगर तोड़ दो तो W2 बाई M2 इंटू ऐसा आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई W1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इधर से अगर M2 को तुम लेफ्ट साइड में ले जाके और डेल्टा TB को राइट साइड में भेज दो तो ये M2 वाला फॉर्मूला आ जाएगा। देखो M2 इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल TB। तो ऊपर वाला अगर फॉर्मूला तुम याद रखोगे और मोलालिटी का फॉर्मूला तुम्हें याद है तो इजीली नीचे वाला फॉर्मूला तो हो ही जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कहीं बार निकालने को बोलता है, बहुत बार, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और KB का दूसरा एक फॉर्मूला है यहाँ पर, KB इक्वल टू RTB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू LB। ये बहुत रेयर केस में आता है और रेयर फॉर्मूला है, सभी जगह पे नहीं होता, तो ये मैंने यहाँ पर बोल दिया। TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर, और इसको तुम TB मतलब TB नॉट भी बोल सकते हो, यहाँ पर TB नॉट भी बोल सकते हो प्योर सॉल्वेंट है तो। LB मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर तुम्हें ये सब दिया गया है तो R है तुम्हारे पास, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को तुम यहाँ पर कुछ भी पकड़ सकते हो, 8.314, या कई बार ये कैलोरी में पकड़ा जाता है, 2 पकड़ा जाता है, या 1.987। तो जो R का वैल्यू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको अगर तुम यहाँ पर बिठा दोगे तो आपको KB मिल जाएगा। तो कई बार ये फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हमने फॉर्मूला देखा, दूसरा हम लोग जो फॉर्मूला देखेंगे वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम होता है।
इसका सिर्फ एक डिफरेंस होता है, यहाँ पर डेल्टा टीबी के जगह पे डेल्टा टीएफ, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, और केएफ हो जाता है, यहाँ पर केबी था ये केएफ हो जाता है, और मोलालिटी का मोलालिटी ही रहता है। तो यहाँ पर सेम ही हो जाता है, केएफ मतलब मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको तुम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। उसका नाम क्या था? इब्यूलियोस्कोपिक, इसका होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ का फॉर्मूला है RTF² डिवाइडेड बाई 1000 इंटू LF। तो TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको TF नॉट भी तुम बोल सकते हो। वहां पर जैसे था यहाँ पर भी सेम है। M2 का फॉर्मूला भी यहाँ पर सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस T-F है। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को माइनस करना होगा, वहां पर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को, यहाँ पर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा, मतलब कितना चेंज हुआ है। तो ये और वो दोनों ही सेम फॉर्मूला है, और ये दोनों ही फॉर्मूला यहाँ पर देख लो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल है। और बहुत इंपॉर्टेंटली इसको राउल्स लॉ भी बोला जाता है, इसको राउल्स लॉ भी बोला जाता है, इसको भी, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को भी, और वेपर प्रेशर को भी। तो ये सभी राउल्स लॉ है। तो राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और राउल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब चले आते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, जो 4 नंबर और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर जो फॉर्मूला है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट, मतलब सेम ही होगा। तो फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। C मतलब यहाँ पर मोलर कंसेंट्रेशन, जिसको मोलारिटी भी बोल सकते हो। T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पर C को तुम N2/V भी लिख सकते हो, मतलब मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जो मोलारिटी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला है? ये वेंट ऑफ जो नाम है इसका फॉर्मूला है, तो इसको इसीलिए वेंट ऑफ फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो वेंट ऑफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला दिया था। राउल्ट ने एक्चुअली क्या किया था? राउल्ट ने एक्चुअली हमारा जो होता है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसका दिया था। तो यहाँ पर से आप अगर M2 को कैलकुलेट करने जाओ तो M2 इक्वल टू W इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू V, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है, ये जो यहाँ पर अगर हमको ये इलेबोरेट करना हो तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि पाई इक्वल टू CRT है। C मतलब मोलर कंसेंट्रेशन, तो C मतलब N2/V है। अब ये N2 का मतलब क्या है? W2/M2 इंटू V, ये ऐसा हो जाएगा। W2/M2 मतलब N2 है और V तो V है, तो इधर से इंटू RT। अब देखो जाके आपका अगर M2 को लेफ्ट में ले जाओगे और पाई को राइट में ले आओगे तो W इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू V, जहां पर ये W को तुम W2 भी लिख सकते हो क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्यूट है। ये तुम्हारे ऊपर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2 और 1 लिख लो, क्योंकि तुम्हारा कंफ्यूजन चला जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन चला आएगा। अगर तुम 2 और 1 नहीं लिखोगे तो कौन सा सॉल्वेंट का है और कौन सा सॉल्यूट का है, तो वो में उसमें कंफ्यूजन आ जाएगा। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नया चीज आ जाता है वेंट ऑफ फैक्टर का। वेंट ऑफ फैक्टर मतलब क्या है? आई, जिसको स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है, और उसका मतलब क्या है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब थियोरेटिकल वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगा और ऑब्जर्व्ड वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगा। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 हमने देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब प्रैक्टिकल, मतलब एक्सपेरिमेंट करके ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू है डिवाइडेड बाई अगर थियोरेटिकल वैल्यू, क्योंकि प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल वैल्यू या ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल वैल्यू करोगे, जो रेशियो आएगा उसको ही वेंट ऑफ फैक्टर बोला जाता है। और वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बीच में एक रिलेशन है। अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई N-1। N मतलब नंबर ऑफ आयंस, जैसे कि आपके पास NaCl हो गया तो इसका नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा? Na प्लस प्लस Cl-, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा 2, तो N इक्वल टू 2 हो जाएगा। आपके पास अगर Al2SO4 होल 3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Al2SO4 होल 3 में 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर N इक्वल टू 5 आपका हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस 5 है, 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, तो 5 आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है।
तो और I मतलब वेंट ऑफ फैक्टर। तो आपके पास अगर अल्फा है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट उसमें सॉल्यूशन में डिसोसिएट कर गया है। जैसे कि अल्फा सपोज 50% बोला गया है, तो मतलब अल्फा इक्वल टू आप बिठाओगे 50/100, क्योंकि परसेंटेज को अगर उठाना है, परसेंटेज को अगर नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 100 तो करना ही पड़ेगा। तो अल्फा इक्वल टू 50/100। अगर बोला है कि कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब 100% हो गया डिसोसिएट, मतलब 100% आयन में डिसोसिएट कर गया, तो मतलब आप अल्फा इक्वल टू 100/100 बिठाओगे। तो ऐसे करके आपका एन और अल्फा ले लोगे तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ से भी निकल जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सभी ने जाना है कि अल्फा, एसोसिएशन को x से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 1 - I डिवाइडेड बाई 1 - 1/n, जहां पर n मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल दैट गेट्स एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। जैसे कि बोला गया है कि एसिटिक एसिड डाइमर, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा दूसरा वीडियो में तब देख लेना, डाइमर फॉर्म में है, तो डाई मतलब दो, तो मतलब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ है तो n इक्वल टू 2। तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में नंबर ऑफ आयंस है n, और यहाँ पर n इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हुआ है वो है। अब ये जो I तुमने देखा यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर, इससे ही अगर सभी फॉर्मूला को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला है प्रीवियस जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट के लिए। और इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन मतलब फॉर इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा P0 - P/P0 इक्वल टू I इंटू X2। देखो यहाँ पर सिर्फ X2 था, I ऐड हो गया। डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, पाई इक्वल टू I इंटू CRT। तो मतलब तुम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया गया है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया गया है तो I वेंट ऑफ फैक्टर आएगा, और वेंट ऑफ फैक्टर का ही ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा। सभी फॉर्मूला में राइट साइड में I इंटू होगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया गया है तो वहां पर क्या होगा, I इंटू नहीं होगा, मतलब वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर का कोई बात नहीं है, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के साथ रिलेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए वेंट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है। और ये जो I का वैल्यू है, ये I का वैल्यू एक्चुअली 3 तरीके का आता है। 3 तरीके का आता है। एक तो होता है I इक्वल टू 1, एक तो होता है I लेस देन 1, और एक तो होता है I ग्रेटर देन 1। अब सपोज आपका जो I का वैल्यू है वो 2.73 निकला है, तो I ग्रेटर देन 1 निकला है। अब ये इक्वल टू 1 अगर निकल जाएगा तो ये क्या होगा, मैंने ऊपर ही यहाँ पर बोला है, देखो ऊपर ही यहाँ पर मैंने बोला है कि I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई थियोरेटिकल वैल्यू। तो I इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि OBS मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल टू थियोरेटिकल वैल्यू, THEO मतलब ये थियोरेटिकल वैल्यू हो जाएगा। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, I इक्वल टू 1 मतलब नीदर एसोसिएशन, मतलब मॉलिक्यूल जो है ये एसोसिएट भी नहीं हुआ है, नीदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। तो ये मॉलिक्यूल जो है एसोसिएट भी नहीं हुआ है, डिसोसिएट भी नहीं किया है, तो ये एक्चुअली क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपका अगर I का वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए तो मतलब ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल वैल्यू सेम है, तो ये एसोसिएशन भी नहीं हुआ है, डिसोसिएशन भी नहीं हुआ है, मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर I का वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो मतलब क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेस देन थियोरेटिकल वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है ये लेस देन थियोरेटिकल वैल्यू है, और इस केस में क्या होगा, सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। इस केस में क्या होगा, एसोसिएशन होगा। और ग्रेटर देन है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ग्रेटर देन थियोरेटिकल वैल्यू, और इस केस में क्या होगा, डिसोसिएशन इंडिकेट किया जाएगा। डिसोसिएशन मतलब वो टूट रहा है, एसोसिएशन मतलब वो जुड़ गया है, तो डिसोसिएशन इंडिकेट किया जाएगा। तो I का जो ये 3 वैल्यू है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें एसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है, ये हम लोग इससे पता लगा सकते हैं। जैसे कि डिसोसिएशन अगर हम लोगों ने बोला कि KCl का होता है, NaCl का होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिसोसिएशन होता है। एसोसिएशन अगर होगा वो एसिटिक एसिड का होगा, बेंजीन का होगा, जो डाइमर फॉर्म कर सकता है। तो एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH,
इसका होगा, कोई भी एसिड का, बेंजीन का होगा, ये हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल आपका हो गया यूरिया, शुगर, ये सब आपका एग्जाम्पल हो चुका है। तो ऐसे करके आप आई का वैल्यू देख के इजीली आप यहां से बोल सकते हो कि कौन सा आपका क्या हुआ है, यहाँ पर एसोसिएशन, डिसोसिएशन या कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर जो है, वेंट ऑफ फैक्टर का मैंने बोला कि ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, आई का फॉर्मूला होता है। आई का दूसरा भी कुछ फॉर्मूला होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एम मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व्ड एम मतलब मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये भी वेंट ऑफ फैक्टर का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, जहां पर आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का भी रेशियो वेंट ऑफ फैक्टर होता है, या डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद में मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या था, और उस डिसोसिएशन और एसोसिएशन अगर नहीं हुआ है तो विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या था, इसका भी रेशियो आपको अगर दिया जाए तो ये भी वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअली होता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर का ये भी फॉर्मूला हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है जो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आपने सुना ही होगा, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला होता है इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, स्मॉल p इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्चुअली ये जो स्मॉल p होता है, ये स्मॉल p एक्चुअली क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो हेनरीज लॉ एक्चुअली गैस का जो सॉल्युबिलिटी है कोई भी सॉल्यूशन में, उसके ऊपर ही बेस किया गया है। जैसे कि कोका कोला हो गया, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कार्बोनेटेड वाटर हो गया, ये सब के ऊपर भी, स्कूबा डाइविंग हो गया, इसके ऊपर ही। तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला होता है एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH। KH को क्या बोला जाता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, या हेनरीज कांस्टेंट भी बोल सकते हो। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसको बोला जाता है KH। और यहाँ पर जो x दिया गया है, ये जो x दिया गया है, ये एक्चुअली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये मैंने बोल ही दिया कि मोल नंबर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल नंबर। तो ये होता है एक्चुअली हेनरीज लॉ, जो ये चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला हमारा होगा। तो हेनरीज लॉ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर यहाँ पर कोई भी दोनों पैरामीटर आपके दिया हुआ है तो थर्ड पैरामीटर आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये था पूरा सॉल्यूशन चैप्टर का फॉर्मूला शीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ये वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नए नए जो वीडियोस होता है जो आपके रेगुलर स्टडीज में हेल्प करेगा वो मैं यहाँ पर बनाता ही रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।